कल तीन बड़े इवेंट देखने को मिले यहाँ पर, जिसको लेकर सबसे ज्यादा न्यूज रही। उन तीनों इवेंट के बारे में बात करूंगा। आप लोगों को क्या लगता है वो तीन इवेंट कौन से थे इनमें? क्योंकि जब यूथ के साथ में आप लोग किसी भी तरीके से पंगा लोगे तो फिर वो आप लोगों को नंगा करेंगे, क्योंकि उन्हीं की वोट पर जीतकर आप लोग यहाँ पर आए हो। मैं नेपाल का उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूं। नेपाल के अंदर में पार्लियामेंट जला दी, प्रेसिडेंट को छोड़ना पड़ गया, प्राइम मिनिस्टर को छोड़ना पड़ गया, सुप्रीम कोर्ट जला दिया कि सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाए नेपाल के अंदर में। आखिर क्यों? क्योंकि नेपाल के अंदर में आज के डेट में ह्यूज करप्शन है। यहाँ पर इनके बच्चे जो है वो बाहर पढ़ते हैं और देश के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन नहीं मिलती है। इनके बच्चे लाइफ को एंजॉय करते हैं और देश के बच्चे जो हैं वो अपना बेरोजगार जो है सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं। तो भाई जनता तो फ्रस्ट्रेट होगी ना कि उनके टैक्स पेयर की मनी पर तुम लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, तुम्हारा परिवार एंजॉय कर रहे हैं। और कल तीन बड़े इवेंट देखने को मिले यहाँ पर, जिसको लेकर सबसे ज्यादा न्यूज रही। उन तीनों इवेंट के बारे में बात करूंगा। आप लोगों को क्या लगता है वो तीन इवेंट कौन से थे? इनमें इवेंट या फिर इंसिडेंट भी आप लोग बोल सकते हैं, तो डिटेल में उनके बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ में कल जो है आज का जो डिस्कशन आप लोगों का रहने वाला है, उसमें प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ से भी कई सारी इंपॉर्टेंट बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कल कौन से तीन बड़े इवेंट हुए आप लोग एक बार गेस करिएगा, फिर मैं आप लोगों से बात करूंगा। एक तो यहां पर आप लोग को नेपाल के अंदर में राष्ट्रपति भवन को जला दिया गया। राष्ट्रपति भवन के साथ में प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसका तख्ता पलट हो गया सरकार का, वो अपना देश छोड़कर भागते हुए नजर आए। साथ ही साथ में यहाँ पर पूर्व प्राइम मिनिस्टर की जो वाइफ है उनको जलाया गया। बहुत बुरी आगजनी देश के अंदर में देखने को मिली। किस तरीके की सिचुएशन निकल कर आई तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये कुछ वीडियोस आप लोग को देखने को मिलेगी कि जनता जो है वो बिल्कुल पगला गई है, हाथों में हथियार है सड़कों पर, और किस तरीके से यहाँ पर कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा देखने को मिली पूरे देश के अंदर में। और इसको लेकर कई सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे थे कि भारत में भी ऐसा ही होना चाहिए। क्या रियलिटी में आप लोगों को लगता है कि ऐसी चीजें भारत के अंदर में होनी चाहिए? कितने सारे बेगुनाह लोगों की जान चलेगी, कितने लार्ज स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी की सारी जो व्यवस्था है वो ढांचा है वो बिगड़ गया बिल्कुल। क्या रियलिटी में इस तरीके की बातें होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर में? तो इस तरीके के बुद्धिजीवी प्राणी जो है समाज के अंदर में ऐसी बातें भी करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि रिसेंटली अगर आप लोग देखोगे ऐसी घटनाएं कहाँ कहाँ पर घटित हुई। ऐसी घटनाएं आप लोगों को यहाँ पर पिछले कुछ टाइम में मैंने डिस्कस किया था। श्रीलंका में सरकार को पलटा गया और वहां पर जो उनके प्रेसिडेंट जो है वो देश छोड़कर भागते हुए नजर आए। हमारे पड़ोसी देश के अंदर में बांग्लादेश के अंदर में बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी, उनको यहाँ पर अपना देश छोड़कर हमारे देश के अंदर में लैंड करना पड़ा। सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई। केपी शर्मा ओली साहब जो हैं वो देश छोड़कर भाग चुके हैं। वो कहां पर लैंड हो रहे हैं ये भी कुछ नहीं पता है। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि दुबई यहाँ पर ये जाने वाले हैं, पर लेकिन सिचुएशन अभी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल चल रही है। 2 दिनों पहले तक ये कह रहे थे केपी शर्मा ओली साहब कि मैं सबको हटा दूंगा, सबको शांत कर दूंगा, आर्मी उतार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और अभी यहाँ पर अपना खुद की ही जान बचाते हुए ये भागते हुए नजर आए। क्योंकि जब यूथ के साथ में आप लोग किसी भी तरीके से पंगा लोगे तो फिर वो आप लोगों को नंगा करेंगे, क्योंकि उन्हीं की वोट पर जीतकर आप लोग यहाँ पर आए हो। पर लेकिन इसको लेकर ट्रेंड ये चल रहा था क्या भारत के अंदर भी ऐसा ही होना चाहिए यहाँ पर? तो ये मुझे बड़ी ही एक तरीके से घटिया सोच लगी। कोई इंसान अगर अपने देश के बारे में ऐसा सोच सकता है कि भाई संसद को आग लगा दो, मतलब लोगों को मार डालो। यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर इतनी बुरी त्रासदी देखने को मिली जिसकी कुछ हद नहीं है। अभी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए वो ये है कि अगर किसी भी देश के अंदर में अराजकता इस तरीके से फैलती है और वहां पर कोई भी अगर आकर कंट्रोल करता है तो वो कोई स्टेबल गवर्नमेंट थोड़ी ना चलाता हुआ नजर आएगा वहां पर, क्योंकि वो अनवांटेड तत्व जो होंगे खासकर जो सत्ता को काबिज करने की कोशिश करेंगे, तो वो तालिबान जैसी टेंडेंसी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों को बताता हूँ, इससे आप लोग समझ पाओगे और चीजों को अच्छे से कनेक्ट भी कर पाओगे। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो आप लोगों को पता है कि हमारा देश जो है आज की डेट में इतनी अच्छी पोजीशन में कैसे आ गया? क्योंकि आजाद तो बहुत सारे देश हुए थे, पर लेकिन कई सारे देश जो हैं वो आज भी घुटनों पर रेंगते हुए आप लोगों को नजर आएंगे, जिसमें पाकिस्तान भी आप लोग बोल सकते हो एक, और बहुत सारी अफ्रीकन कंट्री आप लोग देख सकते हो, जहां पर जब जब कोई सरकार जो है वो आती है फिर उसका तख्ता पलट कर दिया जाता है और फिर वहां पर अराजक तत्व जो है वो चीजों को कंट्रोल करते हुए नजर आते हैं। ऐसी सिचुएशन जहां पर देखने को मिलती है वहां पर आप लोगों को कोई प्रॉपर लीडर देखने को नहीं मिलेगा। हमारे देश की खूबसूरती ये रही, जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के साथ साथ में हमारे पास में बहुत ही मैच्योर लीडर थे जो कि देश को उस कंडीशन में भी संभाल पाए। वरना आज तक भी कई सारे देश जो है वो अपने आप संभल नहीं पाए, जहां जहां पर
पर जो अंग्रेज जो है वो छोड़कर गए थे। तो ये हमारे देश की खूबसूरती आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हो। तो ये चीज कभी भी अप्रिशिएट नहीं करनी चाहिए कि किसी देश के अंदर में अराजक तत्व जो है वो आकर वहां पर चीजों को कंट्रोल कर ले और हम लोग बोले कि यार ये सही है, इस देश के अंदर भी ऐसा ही होना चाहिए अपने देश के अंदर। तो ये गलत तरीका है। अब यहां पर ऐसा क्यों हुआ, अगर इसको पैटर्न को आप लोग समझोगे और क्यों ये सिचुएशन आज के डेट में बढ़ती जा रही है, खासकर साउथ एशिया के अंदर में, जिसमें हमारा देश भी आप लोगों को देखने को मिलेगा साउथ एशिया के अंदर में आता है। तो उसके पीछे का एक रीजन आप लोग ये बोल सकते हो कि आज की डेट में, पहले नेपाल का उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूं। नेपाल के अंदर में पार्लियामेंट जला दी, प्रेसिडेंट को छोड़ना पड़ गया, प्राइम मिनिस्टर को छोड़ना पड़ गया, सुप्रीम कोर्ट जला दिया। और सबसे बड़ी बात यह है, बहुत सारे भारतीय नागरिक जो हैं उनकी भी वहां पर जो दुकानें हैं, उनके भी जो बिजनेस हैं, उनको भी यहां पर बहुत सारी समस्या झेलनी पड़ रही है। इसके चलते यहां पर जो एयरपोर्ट वगैरह वो सारे बंद है। 700 के करीब इंडियन जो है वो फंसे हुए हैं एयरपोर्ट पर नेपाल के अंदर में। कैपिटल को शट डाउन कर दिया गया है। इंडियन जो इंडिगो है, एयर इंडिया और स्पाइस जेट जो है, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अपने फ्लाइट जो है वो यहाँ पर अभी फिलहाल के टाइम पर ये कैंसिल की गई है सारी की सारी, जो कि नेपाल के अंदर में हमारी फ्लाइट जाया करती थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नॉर्मलसी के लिए अपील कर रहे हैं यहाँ पर नेपाल के अंदर में बॉर्डर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। आप लोग कंडीशन देख सकते हैं, भारत के बॉर्डर को भी यहां पर और टाइट कर दिया गया है। सशस्त्र सीमा बल जो कि इंडिया और नेपाल की बाउंड्री को देखती है, उसके बॉर्डर भी जो है वो यहां पर टाइट कर दिए गए हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि पड़ोस में जब ऐसी आगजनी देखने को मिलती है तो उसकी लपटें जो है वो बॉर्डर के पार जाती है। और बॉर्डर पर कौन है? बॉर्डर पर है हमारा देश भारत और हमारे देश के कई सारे राज्य हैं, जिसमें आप लोग को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, साथ में वेस्ट बंगाल और सिक्किम देखने को मिलेगा। तो यहां पर भी आप लोग को समस्याएं आती हुई नजर आएगी, क्योंकि इतनी ज्यादा पब्लिक जब यहां पर अपने देश के अंदर में इतना कुछ करेगी तो बहुत सारे लोग वहां से बॉर्डर को छोड़ते हुए भागेंगे वहां पर अपने देश को, और कई सारे तो हमारे देश के अंदर भी आप लोग को एंट्री करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अगर सरकार ही का तख्ता पलट दिया गया और आगजनी इतनी लार्ज स्केल पर देखने को मिली, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को आग लगाकर मार दिया गया, तो वहां पर क्या नॉर्मल कंडीशन किसी भी तरीके से आप लोगों को देखने को मिल सकती है? तो ये बिल्कुल गलत तरीका आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन ये हो क्यों रहा है? नेपाल के अंदर में अगर रियलिटी में दिखाया जाए, जब हमारे देश के अंदर में सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की बात चल रही थी समय रैना के केस के बाद में, यहां पर उस टाइम पर आप लोगों को मैंने बताया था कि नेपाल के अंदर में कुछ रूल लाने की कोशिश की जा रही है, कानून लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत यहां पर ये चाह रहे थे कि सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाए नेपाल के अंदर में। आखिर क्यों? क्योंकि नेपाल के अंदर में आज के डेट में ह्यूज करप्शन है। यहाँ पर इनके बच्चे जो है वो बाहर पढ़ते हैं और देश के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन नहीं मिलती है। इनके बच्चे लाइफ को एंजॉय करते हैं और देश के बच्चे जो हैं वो अपना बेरोजगार जो है सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं। करप्शन की पराकाष्ठा यहाँ पर हो चुकी थी, और यहाँ पर जब ये अपनी बातों को सोशल मीडिया पर शेयर करते थे यहाँ पर, तो सोशल मीडिया को बैन करने की बात कर दी उन्होंने। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर सारे के सारे बैन कर दिए एक ही दिन के अंदर में, ताकि इनका काला चिट्ठा जो है वो बाहर न आ सके यहाँ पर। तो इसके चलते जब ये कंडीशन देखने को मिली, जो यूथ के सामने एक ही मौका था जहां पर वो अपनी आवाज उठा सकते थे, तो वो आवाज उठाने का दायरा भी इन्होंने छीन लिया। तो अब उनके पास में बस एक ही साधन बच गया कि भाई हथियार उठाओ फिर, क्योंकि आवाज तो ये लोग उठाने नहीं दे रहे यहाँ पर। तो इसलिए देश के यूथ ने यहाँ पर हथियार उठाए आज की डेट में, और पूरी की पूरी इनकी संसद जो है वो जला डाली, और प्रधानमंत्री जो है वो भागते हुए नजर आए यहां से। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि यूथ को इन्होंने इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया कि भाई उनको मजबूरन इस तरीके की कंडीशन में आना पड़ गया यहाँ पर। दूसरी साइड में आप लोगों को सेम कंडीशन बांग्लादेश के अंदर में देखने को मिली। यहाँ पर भी सरकार कुछ कुछ ऐसा ही कर रही थी, यूथ की बातें नहीं सुन रही थी, यहाँ पर उसको प्रॉपर इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करा पा रही थी। यहाँ पर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा था, साथ ही साथ में रिजर्वेशन का मुद्दा अलग भड़क रहा था यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर में, तो वहां पर भी आगजनी देखने को मिली। और यहाँ पर श्रीलंका के अंदर तो सिचुएशन ही खराब हो गई थी। कोविड-19 के टाइम पर इन लोगों ने अपने देश के अंदर में एक एक्सपेरिमेंट किया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, और उसके चलते इन्होंने देश के अंदर में फर्टिलाइजर बंद कर दिए, सब कुछ बंद कर दिया। कोविड-19 से टूरिज्म देश में बंद हो ही गया था, एग्रीकल्चर इन्होंने बर्बाद कर दी। तो वहां पर अलग कंडीशन बन गई, वहां पर लोगों के हाथ में जॉब नहीं है, भाई सब ये अपने मजे ले रहे हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं सारे के सारे। तो जब देश जो है वो डूब रहा है, उस टाइम पर अगर तुम एंजॉयमेंट करते हुए नजर आओगे, तो भाई जनता तो फ्रस्ट्रेट होगी ना कि उनके टैक्स पेयर की मनी पर तुम लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, तुम्हारा परिवार एंजॉय कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर जो है दाने दाने की मोहताज बने हुए हैं यहाँ पर। तो सेम कंडीशन आप लोगों को श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। तो जब भी किसी देश के अंदर में प्रोटेस्ट होता है, तो वो कभी ऐसा नहीं होता है कि भाई भाई कल कुछ हो गया आज ही प्रोटेस्ट हो गया आज ही आग लग गई। वो बहुत लंबे समय की दबी हुई भावनाएं होती है उस देश के सृजन की, जो कि लंबे समय तक एक चिंगारी के तौर पर उभर उभर कर बाहर आ रही होती है,
और एक दिन वो चिंगारी जो है वो बॉम्ब ब्लास्ट बन जाता है, और फिर जब फटता है तो भाई साहब वो पूरे सिस्टम को उखाड़ के रख देता है यहाँ पर। ऐसी सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर नेपाल के अंदर में देखने को मिली। तो ये एक तरीके से एथिकल अगर आप लोग देखो तो एथिकल तो बिल्कुल भी नहीं है ये सारी की सारी चीजें, कि भाई किसी इंसान को जिंदा जला देना, लोगों की दुकानें वगैरह तोड़ देना, पार्लियामेंट को आग लगा देना, तो ये किसी भी तरीके से एथिकल नहीं है, अनएथिकल कैटेगरी में आप लोग इसको रखोगे। दूसरा साथ ही साथ में अगर यहां पर कोई भी इस तरीके का सिचुएशन यहां पर की जाए, यहां पर जब सरकार ही हथियार उठाकर अपने ही लोगों को मारने लगे, तो इनके सामने भी मजबूरी बन जाती है कि या तो गोली खाकर मर जाओ, या फिर भाई साहब जो चल रहा है उसको सहन करो यहां पर। तो इसलिए हमारे संविधान निर्माता भी इस चीज को समझ रहे थे, तो राइट टू प्रोटेस्ट उन्होंने फंडामेंटल राइट दिया बाकायदा आप लोगों को आर्टिकल 19 के अंदर में। तो यहां पर इससे आप लोग अपनी बातों को रख सकते हो, और अपनी बातों को रखने के बाद में चीजें अंडरस्टैंड की जा सकती हैं। तो ये कई सारे आर्टिकल है यहाँ पर, नेपाल के अंदर में नहीं पूरा एशिया के अंदर में ऐसा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और कई सारे लोग तो ये भी बता रहे हैं कि सबसे यूथ पॉपुलेशन आज की डेट में साउथ एशिया के अंदर में है, जिसमें इंडिया भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट की कगार पर है सारी की सारी पॉपुलेशन, साथ ही साथ में महंगाई बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर जो पॉलिटिशियन है उनके कान पर जून ही से रेंग रही है इस चीज को देखकर। इसलिए ये सारी सिचुएशन ग्राउंड लेवल पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये कुछ मुद्दे हैं। तो देश की सिक्योरिटी के बारे में आप लोग ध्यान रखना, हमारा इन्वेस्टमेंट भी रहता है काफी नेपाल के अंदर में, वो दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हमारे लिए ये कोई अच्छी खबर है नहीं है, जो कई सारे लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे थे यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल था, एक आर्टिकल नहीं, ये कई सारे आर्टिकल है, मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आर्टिकल एक ही हो गया, दूसरा ही हो गया, तीसरा ही हो गया, और ये तो फ्रंट पेज पर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। 10वें पेज पर आगे चलकर फिर 14वें पेज पर भी आर्टिकल है। तो पूरा न्यूज़पेपर इसी से भरा हुआ है। पूरी सिचुएशन क्या है मैंने आप लोगों को समझा दी यहाँ पर। तो ये कुछ बेसिक बातें आप लोग ध्यान रखना। मैं बेस्ट क्वेश्चन ध्यान रखना, सशस्त्र सीमा बल इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। राइट टू प्रोटेस्ट हमारा फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं। ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट जितनी बता रहा हूं उतनी ध्यान रखेगा। बाकी इसके ऊपर में एडिटोरियल आएंगे, देश की सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, आसपास के जो भी रीजन होंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो उससे रिलेटेड जो भी अपडेट होंगी वो मैं आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूंगा यहाँ पर। ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा आप लोग, बस मुझे ये बताइए कि जो नेपाल है वो हमारे देश के अंदर में सबसे बड़ा बॉर्डर कौन से राज्य के साथ में टच करता है? ये तो आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बता दी कौन कौन से राज्य के साथ में बॉर्डर टच कर रहा है, पर सबसे बड़ा बॉर्डर कौन से राज्य के साथ में टच करता है, ये आप लोगों को यहां पर बताना है। देखता हूं आप में से कौन इसका सही आंसर देता है। आज का सेशन समाप्त करता हूं। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर चले जाना, हिंदी इंग्लिश और कंबाइन में फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी बिना किसी पेमेंट के, टेलीग्राम पर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके साथ में सेशन समाप्त करता हूं। आसपास सफाई के पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल भी यूज करने की जरूरत नहीं है। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। फीडबैक जरूर दे देना जैसा भी आप लोग को ये सेशन लगा है, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, टेक केयर, जय हिंद।